हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज मेडल करना। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। मेडल करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज के बीच में टांग अड़ा रहे हो, मेडल कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। आप क्या कर रहे हो? इंटरफेयर कर रहे हो, आप बीच में टांग अड़ा रहे हो। इंटरफेयर कर रहे हो, इंट्रूड कर रहे हो, इंटरवीन कर रहे हो, इसका मतलब आप बीच में टांग अड़ा रहे हो। बीच में टांग अड़ाने को और क्या बोलते हैं? बीच में टांग अड़ाने को बोलते हैं बट इन करना। आप बट इन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पोक योर नोज इनटू समथिंग। आप किसी चीज में अपनी नाक लेके जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? टांग अड़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? स्टिक योर ओर। ओर क्या होता है? जैसे नाव चलाते हैं, आप अपना ओर कहीं इंटर डाल रहे हो। चप्पा कहते हैं इसे, क्या कहते हैं हिंदी में? इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? इंटरफेयर कर रहे हो। इन सब का मीनिंग क्या है? इंटरफेयर। क्या करना? इंटरवीन करना। इंट्रूड करना। इंट्रूड करना इज व्हाट? बिना परमिशन के एंटर करना। अच्छा, अब आप टांग तो अड़ा रहे हो, सामने वाला आपको बोल रहा है कि भाई नहीं तू टांग मत अड़ा, तो वो सामने वाला आपको क्या बोलेगा? माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब तुम टांग मत अड़ा। कीप योर हैंड्स ऑफ। अपने हाथ दूर रखो, मतलब बीच में मत आओ, है ना? दूर रहो मीन्स सामने वाला क्या बोल रहा है? डोंट इंटरफेयर। ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तो मेरे मैटर में तुम बीच में मत। हाँ, नोज अराउंड भी बोलते हैं टांग अड़ाने को। इफ somebody इज नोजिंग अराउंड, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? टांग अड़ा है। एंटोनिम्स इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, एब्सटेन कर रहा है, मतलब दूर है। तो वो अपने फ्रेंड के पर्सनल मैटर्स में बीच में आ रही थी बिना परमिशन। उसको परमिशन नहीं थी और वो क्या कर रही थी? अपनी फ्रेंड के मैटर्स में बीच में आ रही थी, मेडल कर रही। अच्छा, मेडल से एक वर्ड याद आया। आप लोगों ने बचपन में जब किसी डांस कॉम्पिटिशन में डांस किया होगा, तो पहले क्या होता था? 4-5 सॉन्ग्स का एक मिक्स बनाते थे, उसको क्या बोलते थे? मेडले। तो पहले आप कैसेट वाले भैया के पास जाते थे, पता नहीं आप लोगों की जनरेशन में जाते थे, और फिर उसको बोलते थे ये मेरे 5 सॉन्ग्स हैं, इन पांचों सॉन्ग्स को मिक्स कर दो। तो ये मेडल वर्ड से ही बना है ना, मेडले। मेडले का मतलब क्या है? मिक्सचर, अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीज़ों का, उसको क्या बोलते हैं? मेडले। अच्छा, कुछ और वर्ड्स होते हैं मिक्सचर के, मिक्सचर की हम बात ही कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कल हमने शायद परफेक्शन क्लास में भी किया था, असॉर्टमेंट। क्लोज टेस्ट में याद आया वर्ड? असॉर्टमेंट क्या होता है? एक तरीके से कॉम्बिनेशन। मिलांज एक तरीके से क्या? कॉम्बिनेशन। हमने चीज़ों को मिक्स कर दिया है, मतलब चीज़ों को क्या कर दिया? ब्लेंड कर दिया है। इसका मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन। इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? कॉम्बिनेशन। या फिर एक तरीके से क्या? एक तरीके से कलेक्शन ऑफ थिंग्स। चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है, चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब क्या? बहुत ही स्लो है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हैवी है। तो कोई चीज़ बहुत ही कम्बरसम होती है, बहुत ही बोझ वाली है। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में SOM ही लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टीडियस है, बर्डनसम है, अनवील्डी है। सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा कैसी है? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा भार वाली है, बहुत ज्यादा जटिल लग रही है। एंटोनिम्स नहीं, स्ट्रीमलाइंड है, एकदम एफिशिएंट है। एजाइल का मतलब क्या? बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत फुर्तीला है, बहुत निम्बल है। तो इतना मुश्किल वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस था, इसकी वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या होते? डिस्करेज हो रहे थे कि भाई हमको तो नहीं करना, इतना मुश्किल था। अच्छा, जो अनवील्डी वर्ड है ना, इस पर डबल स्टार मार्क करना। ये वर्ड आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ है। अनवील्डी का मतलब क्या होता है? बहुत ही मुश्किल।
बहुत ही बड़ा। अच्छा चलो मुश्किल की बात ही कर रहे हो तो मुझे कुछ इडियम्स बता दो। कोई चीज़ अगर बहुत ही मुश्किल होती है तो क्या बोलते हैं उसे? अ डिफिकल्ट नट टू क्रैक या फिर अ हार्ड नट टू क्रैक। तो अगर कोई चीज़ हार्ड नट टू क्रैक है, कोई चीज़ हरक्यूलियन टास्क है, इसका मतलब क्या है? दैट थिंग इज वेरी डिफिकल्ट। वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपकी। अ टॉल ऑर्डर, राइट। अ टॉल ऑर्डर है मतलब बहुत मुश्किल। एन अपहिल टास्क, पहाड़ के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है ना, तो कोई चीज़ अपहिल टास्क है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चलो मुश्किल की बात कर रहे हैं तो इजी के भी कुछ इडियम्स बता दो। कोई चीज़ अगर बहुत इजी है तो आप क्या बोलते हो? केक वॉक है। क्या बोलते हो? अ पीस ऑफ केक है। क्या बोलते हो? बच्चों का खेल है, हाँ, चाइल्ड्स प्ले है। लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। अच्छा आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा जो मैंने एक शॉर्ट्स का वीडियो बनाया था जिसमें एसबीआई पीओ का पीईटी का पेपर आया था। आपको पता है जिस तरीके से एसबीआई पीओ अपने पेपर्स लेता है, बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के स्पेशली, वो उसको फॉलो करते हैं। मतलब एसबीआई पीओ का जो पैटर्न होता है बाकी एग्जाम्स का भी वही पैटर्न धीरे धीरे होता जाता है। और एसबीआई पीओ में कल 40 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन वोकैबलरी के थे। कैन यू इमेजिन? 17 क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम वोकैबलरी एंड डायरेक्ट वोकैबलरी के थे। मतलब 3 फ्रेजल वर्ब के थे, 4 इडियम्स एंड फ्रेजेस के थे, 4 सिनोनिम एंटोनिम के थे, फिर उसके बाद वर्ड यूसेज के थे 2 या 3, फिर उसके बाद 4 क्वेश्चंस आपके फिलर्स में थे जिसमें भारी भारी वर्ड्स थे, डबल डबल फिलर्स के वर्ड्स थे। तो 17 क्वेश्चंस फॉर डायरेक्टली फ्रॉम वोकैबलरी। और फ्रेजल वर्ब भी था, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी था, डायरेक्ट वोकैब भी था, एंटोनिम सिंटोनिम भी था। और फिलर्स में 4 क्वेश्चन में मान लो 8 वर्ड्स, 4 क्वेश्चन थे अगर फिलर्स के तो उसमें 8 वर्ड्स हो गए। तो वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और अगर एसबीआई पीओ ने इस तरह का पैटर्न दिया है तो आगे वाले एग्जामिनेशन, भले ही आईबीपीएस पीओ हो चाहे क्लर्क के एग्जामिनेशन हो, उनमें भी वोकैबलरी को बहुत इंपॉर्टेंट, मेक श्योर करो कि आप लोग भी वोकैबलरी को बहुत इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल में तो वोकैबलरी को बहुत इंपॉर्टेंस देते ही इसीलिए है। चलो, तो इन सारे का मतलब क्या था कि दैट टास्क इज व्हाट, ये जो टास्क है ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा ईजी है, वेरी ईजी। मैम बेड ऑफ रोजेस, हाँ बेड ऑफ रोजेस भी बोलते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बहुत सारे लोग कहते हैं ना लाइफ इतनी ईजी नहीं होती। तो बेड ऑफ रोजेस इज ऑल्सो व्हाट, वेरी ईजी। चलो आ जाते हैं वापस अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज लंपिन। मैम लेवल कैसा था? लेवल बेटा अगर आप परफेक्शन क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हो तो आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा अगर आप परफेक्शन क्लासेस में रेगुलरली हो। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही पहली बार देख रहे हो और आपने आज तक परफेक्शन क्लासेस नहीं ली है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। लंपन, कोई चीज़ लंपन होती है इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा अनएजुकेटेड सी है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनर्ड नहीं है, बहुत रफ सी है, उसको क्या बोलते हैं? लंपन। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्ट। तो क्या है? बहुत ही अनएजुकेटेड, रफ या सोशली डिसएडवांटेज, जिनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं मिले लाइफ, बहुत कुछ सीखने को। अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड, क्रूड। एंटोनिम्स बहुत ही एजुकेटेड है, रिफाइंड है, कल्चर्ड है। जो लोग बहुत रिफाइंड होते हैं उनको अर्बेन भी बोलते हैं, बहुत रिफाइंड है। सोफिस्टिकेटेड भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर्ड है। तो जो नॉवल थी उसने दिखाया कि जो स्ट्रगल्स होती है जो अनसिविलाइज पॉपुलेशन की, उस उन स्ट्रगल्स को दिखाया जो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे रह रही थी, सिटी के बाहर की तरफ रह। तो नॉवल ने उन सभी लोगों की क्या दिखाई? नॉवल ने उन सभी लोगों के स्ट्रगल्स को पोर्ट्रे किया। पोर्ट्रे का मतलब क्या? शो किया। डेमोन्स्ट्रेट करना भी कैसे? डेमोन्स्ट्रेट इज ऑल्सो व्हाट, शो कर। अच्छा यहाँ पे हमने नॉवल की बात करी, यहाँ से बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। देखो पता है ना नॉवल शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। आई होप एवरीबडी नोज अबाउट इट। यहाँ से आपको एरर
के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलो मुझे सारे वर्ड्स बता दो। एक तो नॉवल एडजेक्टिव होता है ना। ये नॉवल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? न्यू। कोई भी चीज़ अगर न्यू है तो आप उसको नॉवल बोलते हो, है ना, ओरिजिनल है। ठीक है, यही नॉवल एक नाउन की तरह भी रोल प्ले करता है। जैसे चेतन भगत की नॉवल है, इसकी नॉवल है। इसका मतलब क्या होता है? एक लंबी सी फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब क्या होता है? झूठी, बनाई हुई कहानी। तो जब आप एक झूठी कहानियां बनाते हो तो आप उसको क्या बोलते हो? नॉवल। ठीक है, फिर एक नोबल होता है। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखो, NOBLE। जब ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब, इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है कि वो इंसान बहुत बढ़िया है। वो इंसान अगर नोबल इंसान है मतलब बहुत ही ऑनरेबल इंसान है, बहुत ही डिसेंट इंसान। दूसरा मतलब क्या होता है? बहुत ही एडमायरेबल इंसान है, उसकी लोग बहुत तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। दूसरा मतलब क्या होता है जब एडजेक्टिव होता है? मतलब वो हाई क्लास का है, बिलोंगिंग टू एरिस्टोक्रेसी कहते थे पुराने ज़माने में उस क्लास को ना। तो एरिस्टोक्रेसी क्लास का जो इंसान होता था, जो हाई क्लास का इंसान होता था, उसको क्या बोलते थे? नोबल। उस केस में ये एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करता है, नाउन का रोल भी प्ले करता है। मतलब अ पर्सन ऑफ हाई क्लास। हाई क्लास कह लो या एरिस्टोक्रेसी कह लो या नोबल क्लास कह लो, बढ़िया क्लास का। ठीक है, फिर एक वर्ड होता है नोबेल। ये नोबेल कौन सा होता है? जो अल्फ्रेड नोबेल जिनका नाम था, उनका ये सरनेम था। इसके बेसिस पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। उस केस में ये नाउन। ये सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं और सबको पता होने चाहिए, गड़बड़ मत करना कभी भी। यहाँ से एरर का क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो नोबेल प्राइज में स्पेलिंग NOBEL होती है। ये वाला नोबल होता है और ये नॉवल होता है, जिसके दो मतलब। वापस आ जाते हैं। अगला वर्ड है लैक्स। लैक्स का मतलब क्या है? बहुत ही केयरलेस हो रहे हो, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रहे हो, लैक्स हो रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हो, केयरफुल नहीं हो, डिसिप्लिन्ड नहीं हो, बहुत ही नेग्लिजेंट हो, लीनियंट हो, रेमिस हो, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, स्लैक हो। स्लैक मीन्स ढील छोड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। एंटोनिम्स नहीं, आप तो बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत ध्यान रख रहे हो। बहुत रिगरस मीन्स बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत ध्यान रख रहे हो। स्ट्रिक्ट को स्टर्न भी बोलते हैं। तो एयरलाइन की बुराई की गई क्योंकि उसके जो सेफ्टी इंस्पेक्शंस थे वो बहुत ही केयरलेस तरीके से किए जा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फॉल्ट्स थी वो अननोटिस हुई। मतलब एयरलाइन की बुराई इसलिए की गई क्योंकि वो बहुत केयरलेस तरीके से काम कर। कोई इंसान अगर बहुत केयरलेस है, उसके लिए बड़ा प्यारा इडियम यूज करते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है? कि वो इंसान कैसा हो रहा है? बहुत ही केयरलेस तरीके से, केयरलेसली बिहेव, बहुत ज़्यादा के। उस इंसान को बॉल दी गई थी, लेकिन उस इंसान ने क्या किया? बॉल को ड्रॉप कर। क्यों? क्योंकि उसने केयरलेसली बिहेव किया और उस इंसान ने क्या किया? अपनी केयरलेसनेस की वजह से वो इंसान क्या हो गया? फेल हो गया। वो इंसान कर नहीं पाया उस चीज़ को। उस इंसान ने क्या किया? थिंग्स को स्लाइड करने दिया। लेट थिंग्स स्लाइड। मतलब वो इंसान कैसा था? वो इंसान बहुत ही ज़्यादा केयरलेस था, उसने बिल्कुल भी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। अच्छा, अगर आप किसी इंसान को केयरलेस बना रहे हो तो आप उसको क्या बोलते हो? गिव समवन अ लॉन्ग लीश। लीश समझते हो? लीश होता है जिस चीज से किसी को बांधा जाता है। अगर आपने बहुत छोटी सी रस्सी से बांधा हुआ है तो मतलब उसके पास फ्रीडम नहीं है। अगर आपने बहुत लंबी रस्सी से बांधा बांधा हुआ है, मतलब आपने उस इंसान को बहुत ज्यादा फ्रीडम दे रखा है, जिसकी वजह से वो इंसान क्या हो गया है? जिसकी वजह से वो इंसान बहुत ज्यादा केयरलेस हो। तो आपने उसको लॉन्ग लीश दे रखा है, मतलब आपने उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम दे रखा है। चलो, ये तो हो गए केयरलेस लोगों की बात। मुझे केयर फ्री लोगों के कुछ सिनोनिम्स बता दो। एक तो लोग होते हैं केयरलेस। केयरलेस का मतलब क्या है? जो बहुत ज्यादा आ, ध्यान नहीं देते। एक होते हैं केयर फ्री, जो चिंता नहीं करते, जो टेंशन नहीं लेते। तो केयर फ्री लोगों को हम क्या बोलते हैं? केयर फ्री लोगों को बोलते हैं नॉन चैलेंट। इनको क्या बोलते हैं? इनसोशिएंट। इनको क्या बोलते हैं? हम लेड बैक होते हैं ये। इनको हम हैप्पी गो लकी भी बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं। मतलब इन लोगों को किसी भी चीज़ की इतनी सी भी चिंता नहीं होती है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इनको। जो हो रहा है वो उस चीज़ को होने देते हैं।
सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव, सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव। चलो, अब बहुत सारे बच्चे ना इनसोशिएंट और इनसोलेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना बेटा ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। इनसोशिएंट का मतलब होता है केयर फ्री और इनसोलेंट का मतलब होता है रूड, है ना, इनमें कंफ्यूज मत होना। ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे एडजेक्टिव्स हैं, बट इनसोशिएंट इज डिफरेंट, इनसोलेंट इज डिफरेंट। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज मॉल करना। आपने किसी इंसान को मॉल किया मतलब आपने उस इंसान को अटैक किया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टू अटैक एंड इंजर समवन और समथिंग सिवियरली, बहुत बुरी तरीके से अटैक किया है, सैवेज डिस्ट्रॉय किया है, अटैक किया है, म्यूटिलेट किया है, तबाह कर दिया है। एंड आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप डिफेंड कर रहे हो, शील्ड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, गार्ड कर रहे हो, मतलब आप उस इंसान को प्रोटेक्ट। तो वाइल्ड एनिमल ने हंटर को अटैक करने की कोशिश करी एनकाउंटर के दौरान। एनकाउंटर भी सामना सामना, आमना सामना जब हुआ तो उस वाइल्ड एनिमल ने उस हंटर। अच्छा, अगर आप किसी को बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हो तो क्या बोलते हैं? बीट ब्लैक एंड ब्लू। हिंदी में बोलते हैं लाल पीला कर दिया, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड ब्लू। मतलब किसी को बहुत बुरी तरीके से पीटा है, बीट बैडली, बहुत बुरी तरीके से। इसका एक और इडियम होता है नॉक 7 बेल्स आउट ऑफ, मतलब इतना पीटा है कि उसके अंदर से घंटियां बज रही है, मतलब वही चीज बीट बैडली, बहुत बुरी तरीके से आपने उस इंसान को क्या किया है? पीटा है। चलो, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने किसी इंसान के साथ लड़ाई करी है, लड़ाई की मुझे कुछ इडियम्स बता दो। एक तो होता है फाइट टूथ एंड नेल। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? बहुत बुरी तरीके से आपने लड़ाई करी है, फाइट फियर्सली, बहुत गंदी तरीके से आपने लड़ाई करी है। इसको बोलते हैं गो एट हैमर एंड टोंग्स। हैमर से, टोंग से, हर चीज से लड़ाई कर ली है, मतलब बहुत बुरी तरीके से लड़ाई करी है। लॉक हॉर्न्स, क्रॉसवर्ड्स, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो? आप फाइट कर रहे हो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके। इन सारे इडियम्स का मीनिंग क्या था? फाइट कर। कोई दिक्कत किसी को? एट लॉगर हेड्स ही कह सकते हैं, राइट। आप एक तरीके से क्या कर रहे हो? फाइट। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज स्पाइटफुल। स्पाइटफुल मीन्स आप नफरत से भरे हुए हो, मतलब आप उस इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, आप नफरत से भरे हो। शोइंग अ डिजायर टू हर्ट, अनॉय और ऑफेंड समवन, सामने वाले को आपको अनॉय करना है, उसको, उसके साथ कुछ ना कुछ खराब करना है, इतनी नफरत है आपकी। मलिशियस, विंडिक्टिव, मेलेवोलेंट। एक वर्ड होता है ना, क्या बोलते हैं उसे? बदले की आग से आप भड़क रहे हो, बदले की आग से भड़क रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? वेंजफुल हो रहे हो आप, विंडिक्टिव हो रहे हो आप। आपके अंदर क्या है? बदले की आग भड़क रही है कि मुझे तो इस इंसान से क्या करना है? बदला लेना है। एंटोनिम्स, आप बहुत बढ़िया हो, बेनेवोलेंट हो, कंपैशनेट हो, काइंड हो, मैग्नानिमस है, बहुत बड़ा दिल है आपका। तो पॉलिटिशियन ने जो र्यूमर्स थी, जो अफवाहें फैल रही थी, उनको क्या बोला कि ये एक स्पाइटफुल अटेम्प्ट है, बहुत ही बदला लेने की कोशिश की जा रही है जिससे कि उसकी पब्लिक रेपुटेशन खराब। तो पॉलिटिशियन ने उन अफवाहों को ऐसे बोलती। अच्छा, अगर आपको किसी से बदला लेना है तो आप क्या करोगे? एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख। आप क्या करोगे? गेट इवन। आप क्या करोगे? स्कोर सेटल करने की कोशिश करोगे, सेटल अ स्कोर विद समवन। उस इंसान को उसी की मेडिसिन का टेस्ट दे दोगे। हाँ, गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। इन सारे इडियम्स का मतलब क्या है कि आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि आप उनसे बदला, आपके मन में क्या, आप क्या हो रहे हो? रिवेंज, बदले की आग में भड़। वापस आ जाते हैं, टिट फॉर टैट कह सकते हैं, राइट, बहुत बढ़िया। टिट फॉर टैट, जैसे को
वापस आते हैं, अगला वर्ड है फार्स। फार्स का मतलब कि एक अजीब तरीके की सिचुएशन हो गई, ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आपको हंसी भी आ रही है और बड़ा ही मजाक सा हो गया, कॉमेडी सी हो गई है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउ, एन एब्सर्ड और रिडिकुलस सिचुएशन और इवेंट। इवेंट ऐसा होगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी सी हो गई है, मॉकरी, कॉमेडी, एब्सर्डिटी, अजीब सी चीज़ हो गई है। एंटोनिम्स नहीं, बहुत सीरियस माहौल है, बहुत रियलिटी है, चीज़ें सही है, डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का। तो मीटिंग जो है कंप्लीट फार्स में कन्वर्ट हो गई, कॉमेडी सी हो गई, जब कोई भी उसके एजेंडा पे अग्री नहीं कर रहा था। एजेंडा का मतलब जो चीज़ें सेट की गई थी मीटिंग में, तो कोई भी अग्री नहीं कर रहा था, तो मीटिंग क्या हो गई, एक तरीके से कॉमेडी सी। कॉमेडी को और क्या बोलते हैं, सेटायर, कॉमेडी। अगले वर्ड पे आते हैं थम्पिंग। थम्पिंग का मतलब क्या है, कोई चीज़ बहुत ही ह्यूज है। थम्पिंग विक्ट्री कहते हैं, बहुत बड़ी जीत। थम्पिंग मेजॉरिटी, बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी। थम्पिंग मीन्स ह्यूज। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, बहुत ही बड़ी, इम्प्रेसिव, ओवरवेलमिंग, हद से ज़्यादा बड़ी। ओवरवेलमिंग, रिसाउंडिंग, स्टुपेंडस, बहुत ही बड़ी, ह्यूज, इमेंस, कोलोसल, जायजेंटिक, बहुत ही बड़ी। एंटोनिम्स मीगर, इतू सी, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, कोई वैल्यू ही नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। तो जो रिफॉर्म बिल आया, जो बदलाव का बिल आया, उसको एक बहुत ही ह्यूज मेजॉरिटी मिली पार्लियामेंट में आफ्टर आवर्स ऑफ डिबेट। इतने घंटों घंटों डिबेट चली, उसके बाद बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी मिल गई उस बिल को। हर कोई उस बिल पे क्या हो गया, अग्री कर गया। अगले वर्ड पे आते हैं विंसम। विंसम किसकी पर्सनालिटी होती है, बहुत अट्रैक्टिव। तो कोई भी चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है, आप उसको क्या बोलते हो, विंसम बोलते हो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, स्वीट है, चार्मिंग है, प्लेजेंट है, बहुत बढ़िया है, बहुत अट्रैक्टिव। एंडियरिंग, कैप्टिवेटिंग, अल्योरिंग, bewitching, एंथ्रॉलिंग, एंटाइसिंग, इसके तो बहुत सारे वर्ड्स किए हैं हमने, है ना। एंटोनिम, दूर जा रही है, रिपल्सिव है, अनप्लेजेंट है, ऑफ पुटिंग है, बहुत ही खराब है। तो जो डिप्लोमेट की इतनी बढ़िया पर्सनालिटी थी, डिप्लोमेट कौन होता है, जो कंट्री के बाकी कंट्री से रिलेशंस बनाने की कोशिश, इसकी वजह से टेंशन अच्छे हो गए इंटरनेशनल मीटिंग के दौरान। क्यों, उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, उस इंसान की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। अच्छा, कोई चीज़ बहुत ही खराब होती है, बढ़िया के तो हमने बहुत बार किए हैं, कोई चीज़ बहुत ही खराब होती है, वो कैसी होती है, ऑब्नोक्शियस होती है। ऑब्नोक्शियस का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा खराब। इसके मुझे कितने सिनोनिम्स बताओगे आप लोग, और मेनी सिनोनिम्स बता पाओगे, 30 सिनोनिम्स, कोशिश करते हैं। चलो, कोई चीज़ ऑब्नोक्शियस है, कैसी है, अबहॉरेंट है, एबॉमिनेबल है, रिपल्सिव है, डिटेस्टेबल है, नफरत के लायक है, लोथसम है, रिप्रोचेबल है, डेस्पिकेबल है, रिपग्नेंट है, डेप्लोरेबल है, बहुत ही घटिया है, बहुत ही खराब है, ओडियस है, हीनस है, सॉर्डेड है, हिडियस है, एबिस्मल है, एग्रेगियस है, बहुत ही खराब है। और कोई वर्ड, हाँ, आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ मैं, कोई चीज़ बहुत ही खराब है। अभी तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, फाउल है, फाउल इज ऑल्सो वर्ड, खराब है। ये तो बहुत सारे वर्ड्स रह गए, फ्लैग्रेंट, ब्लेटेंट, ब्रेजन। इन सब शब्दों का मतलब क्या होता है, बोल्ड एंड शेमलेस है। बोल्ड एंड शेमलेस मीन्स बहुत ही खराब है, सबसे ज़्यादा खराब है। अनप्लेजेंट है, हॉरेंडस है, ग्रूसम है, मैकाबर है, घासली है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, 5 मोर वर्ड्स टू गो। 5 वर्ड्स और बताने हैं आप लोगों को।
डेस्पिकेबल तो हो गया, नास्टी कह सकते हैं, हाँ कोई चीज़ नास्टी है, टेरेबल है, बहुत ही खराब है, हॉरिबल है, बहुत ही खराब है, ग्रोस है, वेरी गुड, ग्रोस है, बहुत ही खराब है, हद से ज़्यादा खराब है। आखिरी वर्ड ग्रोटेस्क है, ग्रोटेस्क रह गया, ग्रोटेस्क है, बहुत ही खराब। इन सारे शब्दों का मतलब क्या था, सारे एडजेक्टिव्स थे, सबका मीनिंग था कि वो चीज़ बहुत ही खराब है। ऑफुल है, राइट, ऑफुल रह गया, राइट, बहुत ही खराब है। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कंफ्यूटिंग। कंफ्यूटिंग का मतलब क्या है कि कोई आर्ग्यूमेंट को आप गलत साबित कर रहे हो, कि वो सही नहीं है, आप ऐसा कह रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। प्रूफ कर रहे हो कि कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है, क्लेम जो है, स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, आप उसको सबूत दे रहे हो और उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कि वो कैसा है, वो गलत है। रिफ्यूट कर रहे हो, रिबट कर रहे हो, इनवैलिडेट कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, डीबंक कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो। एंटोनिम्स कॉरोबोरेट, सपोर्ट कर रहे हो, सब्सटैंशिएट कर रहे हो, विंडिकेट कर रहे हो, उसको सही साबित कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, उसको सही साबित कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, उसको सही साबित कर रहे हो। तो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था उसने कुछ रिकॉर्ड्स दिए जो झूठा साबित कर रहे थे उन इल्ज़ामों को। कौन सा इल्ज़ाम, कि पब्लिक फंड्स का मिसयूज़ किया गया है। तो उसने कुछ ऐसे सबूत दिए जिससे सारे के सारे इल्ज़ाम क्या हो गए, झूठे साबित हो गए। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, मज़ा आया? चलिए आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। द ड्रीम, जिसको मॉल किया, मॉल मीन्स तबाह कर दिया, अटैक किया, किसने, फेलियर ने। तो फेलियर ने उस सपने को अटैक किया, लेकिन दोबारा से वो ड्रीम बना उम्मीद से। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी लग रही है। चलिए आज की कहानी है यश जी की। यश की हमेशा से एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, जिससे कि लोगों को लगता था कि उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन उस स्माइल के बिहाइंड एक यंग मैन था जो कि स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था अपना एक करियर बनाने के लिए, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे हर कोई उसके डिसीजंस में मेडल करता था। मेडल मीन्स इंटरफेयर करता, हर कोई उसके डिसीजंस में बीच में आता। उसके जो रिलेटिव्स थे वो बुराई करते थे उसके एम्बिशंस की, उसके नेबर्स उसको बेकारी की एडवाइस देते थे, और जो कुछ नफरत जो लोग करते थे उससे, कुछ खराब लोग जो थे, वो उसकी कोशिशों का मजाक उड़ाते थे। उसके बोलते थे कि तुम्हारा जो सपना है एक बिजनेसमैन बनने का, वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉमेडी है। पार्स मीन्स कॉमेडी। शुरुआत में तो यश ने उनके ओपिनियंस को अलाउ किया कि वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता था, और जो उसका रूटीन था वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे कम स्ट्रिक्ट हो गया, मतलब वो केयरलेस हो गया। उसने इंपॉर्टेंट काम को डिले कर दिया, डिफिकल्ट डिसीजंस नहीं लिए, छोटी छोटी वार्निंग साइंस को इग्नोर किया, कि उसका जो बिजनेस प्लान है वो क्या बनता जा रहा है, बहुत ही कम्बरसम बनता जा रहा है, बहुत ही स्लो होता जा रहा है, बहुत ही हैवी होता जा रहा है, मतलब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, डिफिकल्ट टू डील। जब उसने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, इसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। और जो एक्सपीरियंस था उसने ना केवल उसकी सेविंग्स को तबाह कर दिया, मॉल मीन्स अटैक किया या डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि उसके कॉन्फिडेंस को भी तबाह। जो क्रिटिसिज्म जो आया वो बहुत ज़्यादा था, थम्पिंग मीन्स ह्यूज, बहुत बुराई हुई उसकी। उसके बाद इतनी तेज तेज लोग बुराई कर रहे थे कि वो अपनी ही एबिलिटी को क्वेश्चन करने लग गया। और फिर क्या था, एक बहुत ही लंपन ग्रुप जो था आइडल मैन का। लंपन का मतलब क्या है, एक तरीके से यहाँ पे लंपन का मीनिंग क्या हो गया, बहुत ही बेकार, मतलब जो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सारी चीज़ों को खराब कर दे, उन लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया, लंपन। तो एक जो लंपन ग्रुप था आइडल मैन का, उसके पड़ोस में, वो उसके फेलियर को क्या कोशिश कर रहे थे, उसको एंटरटेनमेंट बना रहे थे, और बार बार उसको याद दिला रहे थे। किस चीज़ की याद दिला रहे थे, बार बार उसी चीज़ की याद दिला रहे थे, उसके फेलियर की याद दिला रहे थे। बहुत हफ्तों तक यश जो है हर किसी से दूर रहा, कन्विंस किया उसको, उसने लोगों ने उसको कि उसका ड्रीम खत्म हो गया है। लेकिन एक शाम को उसने अपनी नोटबुक खोली, उसमें अपने गोल्स लिखे हुए थे, और उसने रियलाइज़ किया कि फेलियर से उसका वीकनेस सामने आया है, उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। उसने अपने आप को दोबारा बनाने के लिए का ठान, उसने एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाया, अपनी गलतियों से सीखा, गाइडेंस लिया एक्सपीरियंस लोगों से, और जो लोग उसको भड़का रहे थे उनको रिएक्ट नहीं। उसके एक्शंस ने कंफ्यूज मीन्स गलत साबित किया हर प्रोडिक्शन को जो लोग उसके बारे में बना रहे थे। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आया, उसके आइडियाज़ क्लियर हुए, वो और मेहनत किया। जब उसने अपना सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसने बहुत डिसिप्लिन के साथ किया,
वो लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे वो लोग ही उसको रिस्पेक्ट देने लगे। उसको समझ में आया कि उम्मीद कोई वीक फीलिंग नहीं होती, एक डिसीजन होता है जब आप उठने का सोच लेते हो, जब आप टूट गए होते हो उसके बाद। और ग्रेटेस्ट विक्ट्री दूसरों को गलत साबित करने में नहीं होती है, ग्रेटेस्ट विक्ट्री अपने आप को प्रूव करने में होती है कि एक सपना जो उसको फेलियर तबाह कर दे वो दोबारा बनाया जा सकता है, वो पूरा किया जा सकता है अगर आप लगातार मेहनत। तो मेहनत, ऐसी कोई मेहनत नहीं होती जिसका रिजल्ट ना मिले, बस हार नहीं मानी। तो अगर आपने ठान लिया है कि मैं हार नहीं मानूंगा, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते। फेलियर आपका ड्रीम डैमेज कर सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, करेज है, उम्मीद है, तो आप उसको और स्ट्रांग बना। वेंचर का मतलब होता है एक रिस्की काम जो आपने। सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको यहाँ से रिवाइज भी कर। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला वर्ड है सेंटेनेरियन, मतलब जो इंसान 100 साल से ऊपर। बहुत बार वर्ड एग्जामिनेशन में। चेपल, स्कूल के पास जो या स्कूल से जो मंदिर वगैरह होता है या कोई भी वर्शिप की जगह होता है उसको चेपल बोलते हैं। नेमेसिस, कोई चीज खत्म हो गई है, फेल हो गई है, तो जिस चीज की वजह से वो फेल हुई है उसको बोलते हैं नेमेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन। पॉस्थ्यूमस, किसी इंसान की डेथ के बाद कोई चीज दी जाती है उसको बोलते हैं पॉस्थ्यूमस। तो किसी इंसान की डेथ हो गई उसके बाद उसको वो अवार्ड दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है, पॉस्थ्यूमस। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। डिग इनटू, इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा ही जोश के साथ कर रहे हो। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विद ग्रेट एंथुजियाज्म, बहुत जोश के साथ कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा खा रहे हो जोश के साथ। तो डिग इनटू, डिग इनटू का एक मीनिंग गहराइयों में जाना भी होता है, आप उस चीज की गहराइयों में जा रहे हो। डिश आउट, आपने बांट दिया है, खाना बांट दिया है, एडवाइस दे दिया है, बुराई दे दी है, मतलब किसी भी चीज को बांट देना इज डिश आउट। डिस्पोज ऑफ, किसी चीज से आप छुटकारा पा रहे हो। इसका एक बड़ा प्यारा फ्रेजल वर्ब होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, डू अवे विद। डू अवे विद का मीनिंग भी क्या होता है, किसी चीज से छुटकारा पाना। डाइव इनटू, वही चीज आप किसी चीज में बहुत एनर्जेटिकली जोश के साथ उस चीज को कर रहे हो, डाइव इनटू सम, पूरे एनर्जी के साथ आप उस चीज को स्टार्ट कर रहे हो। इसके लिए बड़ा एक प्यारा फ्रेज भी यूज करते हैं, हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब भी क्या होता है, आप किसी चीज को फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ स्टार्ट कर। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। आज हम ब्लैक के फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं। ब्लैक आई, मतलब आंख के आसपास बहुत चोट है, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रूस लगा हो, ब्रूस है मतलब बहुत बुरी तरीके से चोट लगी हुई है आपकी आंख के आसपास, कि आपकी आंख काली हो गई है। और दूसरा मतलब क्या होता है, आप किसी की रेपुटेशन खराब। ब्लैक एज अ स्केलेट, मतलब एकदम जेट ब्लैक। जेट ब्लैक बोलते हैं ना, बिल्कुल डार्क ब्लैक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हो, ब्लैक एज अ स्केलेट, मीन्स एक्सट्रीमली ब्लैक। हम स्केलेट का मीनिंग क्या होता है, स्केलेट का मीनिंग वही होता है जैसे एकदम काली सी कढ़ाई नहीं होती है, उसको स्केलेट बोलते हैं। तो स्केलेट मीन्स एकदम काली कढ़ाई, तो ब्लैक एज अ स्केलेट मीन्स एकदम ब्लैक। ब्लैक मार्केट सभी को पता है, इलीगल मार्केट जो होता है। ब्लैक मनी, जो ऐसा मनी जिसपे आपने टैक्स नहीं दिया है। ब्लैक बॉल समवन, मतलब आपने उसको बाहर कर दिया। पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब आपने उस चीज को क्लियरली पेपर में लिखा। कोई चीज अगर ब्लैक एंड व्हाइट होती है तो एकदम क्लियर होती है। इफ समथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप उसको क्या बोलते हो, ग्रे है। ग्रे मीन्स अनक्लियर है। हमेशा याद रखना, ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन। समझ आई वोकैबुलरी सभी को। ये स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 6000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, बट सभी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर। एवरीवन विल लाइक द सेशन, तुरंत की तुरंत। यस, अच्छा, आज हम क्लोज टेस्ट करने वाले हैं परफेक्शन बैच में। तो कल हमने क्लोज टेस्ट की प्रीलिम्स लेवल की क्लास से स्टार्ट किया था, इस पूरे हफ्ते हम क्लोज टेस्ट ही करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चों को क्लोज टेस्ट में दिक्कत है वो परफेक्शन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें 11 बजे। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। लाइक कर दिया सभी लोगों ने, चलो। आज का आर्टिकल क्या है, द आर्टिकल इज प्रेस एंड प्ले। प्रेस एंड प्ले एक तरह का फ्रेज है जो ऑथर ने यूज किया है। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर।
ऑन द फीफा वर्ल्ड कप 2026। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट अगेन। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। स्पेन का जो सेकेंड वर्ल्ड कप टाइटल है, इसने अचीव किया आफ्टर अ नैरो एक्स्ट्रा टाइम विक्ट्री। तो जो उसको बहुत हल्की सी एक्स्ट्रा टाइम में जीत मिली, उसके बाद उसने अचीव किया अर्जेंटीना से। तो अर्जेंटीना फाइनल मैच किस किस का हुआ? अर्जेंटीना और स्पेन का हुआ, और स्पेन उसमें जीत गया। तो ये एक ट्रायम्फ है। ट्रायम्फ मीन्स जीत है। किसकी जीत है? ऑफ द कलेक्टिव मीन्स पूरे के पूरे ग्रुप की। द लुइस डे ला फ्लुएंट, मतलब ये पूरा नाम है। तो इनके द्वारा कोच किया गया आउटफिट मीन्स टीम। तो इनके द्वारा कोच की गई टीम, मतलब टीम के कोच का नाम दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया? कंसीड किया। कंसीड का मतलब वैसे क्या होता है? कंसीड का मतलब होता है आप किसी चीज को एडमिट कर रहे हो। यहाँ पे कंसीड का मतलब क्या? दिया। तो इन्होंने सिर्फ एक गोल दिया 8 मैचेस में। वॉज अनमैच्ड। तो ये जो टीम थी अनमैच्ड थी, अनपैरेलल थी, मतलब इसकी कोई बराबरी नहीं थी। इन द सेंटर ऑफ द पिच, पिच के सेंटर, मतलब बहुत ही बढ़िया इन्होंने गेम खेला। विद प्ले मेकर एंड गोल्डन बॉल विनर रोड्री। तो रोड्री ने रिकॉर्ड 790 पासेस। तो इन्होंने इतने सारे पासेस, मतलब इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया 790 पासेस का। एंड एग्जिबिटेड मीन्स शोड, इन्होंने शो किया एक्सेलेंस, डिफ्यूज्ड एक्सेलेंस इन्होंने शो किया, मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सेलेंस इन्होंने शो किया। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? जो सब जगह फैल जाए, उसको बोलते हैं वो चीज डिफ्यूज्ड है। तो यहाँ पे डिफ्यूज एक्सेलेंस मीन्स इन्होंने इतना बढ़िया एक्सेलेंस, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस शो किया अप फ्रंट, बिल्कुल आगे आके, बाय हैविंग 7 डिफरेंट प्लेयर्स, 7 अलग अलग लोगों ने स्कोर किए उसके 14 गोल्स। सो मच सो दैट, इतना ज्यादा, दैट इवन द इंडिविजुअल ब्रिलियंस, इंडिविजुअल मीन्स अकेले अकेले, ब्रिलियंस मीन्स इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, टीनेज, जो कि एक टीनेजर है लमीन यामाल, उसको भी एस्ट्यूटली मीन्स बहुत ही स्किल्ड तरीके से सबस्यूम कर दिया गया होल के अंदर। मतलब पूरी की पूरी टीम ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, इतना बढ़िया परफॉर्म किया पूरी टीम ने, कि इनका जो इकलौता परफॉर्मेंस था वो भी उससे कवर अप हो गया। तो पूरी टीम ने ही बहुत अच्छा खेला। तो जो जीत थी वो किसकी थी? कलेक्टिव की थी, पूरी टीम की थी। 7 अलग अलग प्लेयर्स ने स्कोर किए 14 गोल्स। तो ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। एक इंसान के ऊपर हम नहीं कह सकते कि इस इंसान ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया या उस इंसान ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, नहीं। एक इंसान जो एक टीनेजर थी, उनका भी जो परफॉर्मेंस था इतना बढ़िया, वो भी एब्जॉर्ब हो गया होल के अंदर, मतलब होल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। इनफैक्ट वास्तव में तो ये जो कोच हैं और ये जो रोड्री हैं, इन्होंने ये मिल गए और इन्होंने 2024 यूरोपियन चैंपियनशिप भी की विद द लैटर। जो लैटर है, लैटर मीन्स रोड्री, उनको एडजस्ट किया गया, एडजस्ट मीन्स माना गया, डिसीजन दिया गया कि वो दुनिया के बेस्ट हैं उसी साल के बाद में, उसी साल के लास्ट में। अ सेकेंड बेलॉन डियोर फॉर 30-year-old midfield metronome appears a certainty। इसका मतलब क्या है? कि ये कितने साल के हैं? ये 30 साल के हैं। कौन, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं
रोड्री के बारे में। तो रोड्री ये एक सेकंड बैलोन डियोर, अभी बैलोन डियोर एक फ्रेंच का फेज होता है, इसका मतलब होता है गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल का मतलब कि एक बहुत ही बढ़िया टाइटल होता है ये, तो इनको एक और टाइटल मिलेगा। 30 साल के हैं ये, तो ये एक सर्टेनिटी है ही है। इसका मतलब क्या है, ये एक कंफर्मेशन है कि इनको एक टाइटल तो 2024 में मिला था, अब इनको अगला टाइटल कहाँ मिलने वाला है, अगला टाइटल इनको इस वाले टाइम में मिलने वाला है, और ये चीज एकदम सर्टेन है, मिलेगा ही मिलेगा। द विन ऑल्सो सीमेंटेड, सीमेंटेड का मतलब होता है स्ट्रांग बना देना, तो ये जो जीत है इसने स्ट्रांग बना दी स्पेन की पोजीशन कि ये एक बहुत ही प्री एमिनेंट फुटबॉलिंग फोर्स है, मतलब बहुत ही बढ़िया फुटबॉलिंग टीम है, इससे बढ़िया कोई है नहीं, पावरफुल, बढ़िया, बहुत ही स्ट्रांग ये फुटबॉल टीम है ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर की, मतलब 2000 फर्स्ट क्वार्टर में 25 ईयर्स, तो इस सेंचुरी जो चल रही है इसके फर्स्ट क्वार्टर की बेस्ट टीम है, ये पोजीशन स्पेन को मिल चुकी। तो पूरा पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि स्पेन ने अर्जेंटीना को हरा दिया, सिर्फ एक ही प्लेयर या कुछ ही प्लेयर्स की वजह से नहीं हराया है, स्पेन की टीम के सारे प्लेयर्स बहुत बढ़िया थे, कलेक्टिव एफर्ट था बहुत बढ़िया, इनके कोच बहुत बढ़िया थे, ये बेस्ट टीम बन चुकी है फुटबॉल की। अच्छा, ये जो है आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलो, अब एक्चुअली क्या होता है जब आपके स्पोर्ट्स वाले आर्टिकल्स आते हैं तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे कि एक टर्म है पासिस। अब फुटबॉल के अंदर पासिस होते हैं, तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपके स्पोर्ट्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा टाइम, तो फुटबॉल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टाइम का कुछ होता होगा कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसमें वो जीत गए, विक्ट्री हो गई। तो हमें उस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें उस स्पोर्ट्स की नॉलेज हो या ना, कि फुटबॉल में पासिस कैसे होते हैं, गोल्स कैसे होते हैं, नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, हमें बेसिकली आर्टिकल समझना होता है कि आर्टिकल में ऑथर क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बैलोन डी'ओर, ये भी कोई ना कोई टर्म है, हमें कैसे समझ में आया, टाइटल दे रखा है कि इनको पहला टाइटल यहाँ मिला था, तो इसका मतलब सेकंड लिखा और दूसरा टाइटल उनको यहाँ मिल गया। चलो आ जाते हैं अगला पैराग्राफ, पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग 2008 में शुरू हुआ, द कंट्री हैज वन, जो स्पेन है इसने जीते हैं 2 ऑफ द 5 वर्ल्ड कप्स, 5 वर्ल्ड कप्स में से 2 वर्ल्ड कप स्पेन ने जीते, एंड 3 ऑफ द 5 यूरोस, और 5 यूरोस में से 3 स्पेन ने जीते। स्पेन जो है रेनिंग मीन्स चैंपियन जो चल रहा है, जो सबसे आगे है, तो स्पेन जो है विमेन वर्ल्ड चैंपियन भी चल रहा है। एंड दी असेंबली लाइन ऑफ कोचेस, असेंबली लाइन में जो पूरा पूरा ग्रुप है कोचेस का जो प्रोड्यूस करता है और जो प्लेयर्स को प्रोड्यूस करता है, एंड द प्लेयर्स इट एक्सपोर्ट्स, और जो प्लेयर्स वो बाहर निकालता है, इसकी वजह से ये जो कंट्री एक ट्रू पावर हाउस बन चुकी है, मतलब यहाँ फुटबॉल बहुत बढ़िया खेला जाता है, कोचेस भी बहुत बढ़िया है, प्लेयर्स भी बहुत बढ़िया है। इंटरेस्टिंग बात है, आफ्टर इट्स मेडन मीन्स फर्स्ट, जब ये पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 2010 में, उसके बाद स्पेन हैड नॉट गॉन पास्ट द राउंड ऑफ 16, स्पेन कभी भी 16th राउंड के आगे बढ़ ही नहीं पाया था एट 3 सब्सिक्वेंट एडिशंस, सब्सिक्वेंट मीन्स बैक टू बैक,
तो बैक टू बैक 3 मैच एडिशंस में स्पेन 16th राउंड तक ही टिका रहा, उसके आगे कभी बढ़ ही नहीं पाया था। अब जो उसको जो सक्सेस मिली थी नॉर्थ अमेरिका में, तो वो एक फुल सर्कल मोमेंट था कि जहां से शुरू किया वहीं आ गया। मतलब जीत मिली 2010 में, उसके बाद 3 एडिशन हुए उनमें जीत नहीं मिली, और फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में उसको जीत मिली, तो वापस से जीत पे आ गया। अनदर हाई पॉइंट फॉर द टूर्नामेंट, जो एक और एक्साइटिंग पॉइंट है टूर्नामेंट का, वो क्या है? लियोनेल मेसीज एंड्योरिंग जीनियस। तो जो मेसी का एंड्योरिंग नहीं जो चलता रहे, इतना बढ़िया जीनियस। अर्जेंटीना की जो क्वालिटी थी फाइनल में वो बहुत डायर थी। डायर का वैसे मतलब होता है सीरियस। तो जो क्वालिटी थी मतलब उतनी अच्छी नहीं थी। एंड द बिहेवियर ऑफ इट्स प्लेयर्स, और उसके जो प्लेयर्स का बिहेवियर था बहुत पेटुलेंट था, मतलब बहुत ज्यादा ना गुस्से गुस्से में थे, एंग्री थे, अनॉयड से थे। बट दैट शुड नॉट डिट्रैक्ट, लेकिन इस चीज को हमें अलग नहीं करना है कि जो 39 ईयर ओल्ड जो मेसी है, उनका जो एक्सीलेंस था, मतलब मेसी ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि वो अपनी कंट्री को किस चीज के कस्प पे ले आए, मतलब बिल्कुल वर्ज पे ले आए। मतलब वो बिल्कुल लास्ट फाइनल तक ले आए वो अपनी कंट्री को, कि वो अपना क्राउन डिफेंड कर सकते थे, इस बार जीत सकते थे। तो मेसी की वजह से अर्जेंटीना फाइनल्स तक पहुंचा। हालांकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था उनका फाइनल मैच में, पूरी पूरी टीम का, प्लेयर्स का बिहेवियर भी अच्छा नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेसी की इंपॉर्टेंस कुछ भी कम करो। मेसी के अंदर एक्सेलेंस है, जीनियस है कि वो अपनी कंट्री को वहां तक ले आए। ये इनका जो एक्सपीरियंस था बहुत बिटर स्वीट था। बिटर स्वीट का मतलब क्या है? कुछ अच्छा कुछ खराब, ऐसा मिक्स सा था। इन्होंने गोल्डन बूट जीता, मतलब इनको कौन सा अवार्ड मिला? गोल्डन बूट का अवार्ड मिला। 10 गोल्स इन्होंने किए, और ये जो ऑल टाइम टॉप स्कोरर हो चुके हैं वर्ल्ड कप्स में, 22 वर्ल्ड कप्स में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक म्यूट स्पेक्टेटर रहे। स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक, म्यूट मीन्स चुप, एकदम शांत दर्शक रहे। क्यों? जैसे जैसे स्पेन उन्हें हरा दिया, सब्जुगेट मीन्स हरा दिया, डिफीट कर दिया, उनके स्टार स्टडेड में स्टार से भरे हुए, बहुत बढ़िया परफॉर्मर से भरे हुए फ्रांस को सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हरा दिया, फाइनल्स में स्पेन ने अर्जेंटीना को हरा दिया, और फाइनली स्पेन जीत। फ्रांस के जो टॉप प्लेयर थे वो किलियन मबापे थे, अर्जेंटीना के जो टॉप प्लेयर थे वो मेसी थे, और स्पेन ने सबको हरा दिया और जीत गया। ये प्रूव कर दिया कि स्पेन में बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्मर। फुटबॉल की बात आती है तो स्पेन का मैच कोई है ही। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? जूड बेलिंगम ने इंग्लैंड को इंस्पायर किया, इनकी वजह से इंग्लैंड 3rd प्लेस पे पहुंचा। ये बेस्ट परफॉर्मेंस है इंग्लैंड की, उस कंट्री की, जब से वो जीता है 1966 से, मतलब इंग्लैंड लास्ट 1966 में जीता था, उसके बाद से अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। लेकिन जो समर सोजन हुआ, सोजन का मतलब ऐसा होता है टेम्पररी स्टे एट अ प्लेस, आप कुछ समय के लिए रुकते हो किसी जगह पे। यहाँ पे सोजन का मीनिंग क्या है? एक तरीके से जो ब्रेक लगा, इसने लेड बेयर का मतलब क्या होता है? रिवील कर दिया, सामने ले आया। क्या सामने ले आया? कि टीम के अंदर कमी है, लगातार कमी है टीम के अंदर। लगातार किस चीज की कमी है? कटिंग एज। कटिंग एज मीन्स बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है टीम। कटिंग एज का मतलब क्या होता है? एडवांसमेंट। तो टीम बहुत ज्यादा एडवांस्ड नहीं है। आफ्टर बैक टू बैक रनर अप, बार बार ये रनर अप ही हो रहे हैं। यूरो 2020 में भी ये रनर अप थे, 2024 में भी रनर अप थे, मतलब ये जीते नहीं।
वर्ल्ड कप विल ऑल्सो बी एच्ड इन मेमोरी, वर्ल्ड कप जो है मेमोरी में हमेशा याद रहेगा। एच्ड इन मेमोरी एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है हमेशा के लिए छप गया है। तो ये जो वर्ल्ड कप है ये हमेशा लोगों के दिमाग में छप गया है। क्यों? क्योंकि फॉर अ प्लिथोरा, प्लिथोरा मीन्स अ लार्ज नंबर, क्योंकि बहुत सारी क्या हुए हैं, गलत कदम उठाए गए हैं। जो गवर्निंग बॉडी है फीवा, और उसने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। कंडोन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट भी किया है। आर्बिट्ररीली मीन्स मनमाने ढंग से, मीन्स कोई विदाउट एनी लॉजिक। तो बिना कोई लॉजिक के उन्होंने इमिग्रेशन रूल्स यूज किए, उन्होंने पॉलिटिकली इंटरफेयर करने की कोशिश करी ऑन फील्ड मैटर्स, जो फील्ड के मैटर्स थे उनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हुआ। जो को होस्ट था यूएस, उसने एनवेलप पुश किया। एनवेलप पुश किया का मतलब क्या? उसने बाउंड्रीज क्रॉस कर दी अपनी। पुश द एनवेलप मीन्स आपने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। तो यूएस ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी ऐसे तरीकों से जो कोई नहीं चाहता था। कमर्शियली ड्रिवन, कमर्शियली ड्रिवन का मतलब क्या है? एड्स डालने के लिए, बिजनेसेस के लिए हाइड्रेशन ब्रेक्स दिए गए जो कि जरूरी भी नहीं थे, कि कुछ ना कुछ एड चलाया जाएगा उस टाइम पे, जैसे कि रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा। हाफ टाइम शो इन द फाइनल, फाइनल में हाफ टाइम शो हुआ। ये सब चीजें बहुत टीडियस हो गई थी, बहुत बोरिंग कर दिया उन्होंने मैच को, और डिसरप्टिव थी, मैच का फ्लो बीच बीच में तोड़ रही थी। फुटबॉल को आपको अलाउ करना चाहिए कि वो फ्रीली फ्लो करे ऑन एंड ऑफ द टर्फ। टर्फ का मतलब क्या होता है? जो फील्ड होती है फुटबॉल की, जहाँ पे ग्रास वाली जो फील्ड, उसको टर्फ बोलते हैं। तो फुटबॉल अपने हिसाब से चलना चाहिए, कभी चले फिर बीच में रुके फिर चल, नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कमर्शियलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें खराब कर देती हैं फुटबॉल के मैच के मजे को, एक्साइटमेंट। समझ आया सभी को आर्टिकल? यस और नो माय चैंपियंस? चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। पेट्यूलेंट वर्ड का आपको एक सिनोनिम और एक एंटोनिम बताना है ना। पेट्यूलेंट मीन्स चिड़चिड़ा सा। तो इम्पेट्रेबल का तो मतलब होता है जिसको आप चिढ़ा नहीं सकते हो। अनडिस्टर्ब्ड है, ये तो उल्टा हो गया, तो ये तो सिनोनिम नहीं है। हाँ, बेलिजरेंट का मतलब चिड़चिड़ा, क्वेरुलस का मतलब चिड़चिड़ा, पीविश का मतलब चिड़चिड़ा, ये तीनों है। चलो सिनोनिम में तीनों, एंटोनिम
कैप्रिशियस का तो मतलब होता है ऐसा इंसान जो कभी भी कुछ भी कर देता है, मतलब बहुत ही चेंजेबल होता है, आज कुछ कह रहा है अगले पल कुछ कह रहा है। इस क्वेश्चन को ना आप टोन से भी कर सकते हो। तो वो पेटुलेंट की टोन नेगेटिव है, तो इसके सिनोनिम की टोन नेगेटिव होनी चाहिए और एंटोनिम की टोन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो नेगेटिव और पॉजिटिव टोन्स होनी चाहिए। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इंसोलेंट का मीनिंग क्या होता है? रूड। हाँ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। इक्वानिमस मीन्स जो इंसान बहुत काम है, शांत है। तो ये एंटोनिम हो गया, तो आंसर इज डी। समझ आया सभी को? अगला, स्पेन जो वापस से उठा, पिनेकल पहुंच गया, सबसे ऊंचाइयों पे पहुंच गया, इसके लिए कौन सा इडियम? अगेंस्ट ऑल ऑड, सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो उठ गया। बैक विद अ वेंजियंस, मतलब वापस से आ गया फुल पावर में। गेट ऑफ समवंस बैक, किसी की बुराई करना बंद करो। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग की तो बात ही नहीं हो रही कि बुराई करता था वो किसी की। अगेंस्ट ऑल, सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो जीत गया। बैक, वापस से आ गया प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद फुल एनर्जी में। तो आंसर इज बी, बोथ ए एंड। इनमें से कौन सा है जो हम इन्फर कर सकते हैं कि मेन कारण क्या था कि जो स्पेन है वो इतना डोमिनेंट हो गया, स्पेन इतना जीत रहा है, इतना आगे बढ़ गया, इसका मेन कारण क्या है? आज जो कंट्री की सक्सेस जो है वो मेनली क्या है? सिंगल जनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुटबॉलर्स, एक ही जनरेशन है बहुत ही बढ़िया फुटबॉलर्स की, जिसको अभी तक कोई भी मैच नहीं कर पा रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उनकी चल रही है। नहीं, सिंगल जनरेशन नहीं है, सभी बहुत बढ़िया है। बस यहाँ पे एक वर्ड ने घोटाला किया, वो वर्ड है सिंगल, असिंगल। एक सिंगल नहीं है, सभी लोग बहुत बढ़िया फुटबॉलर्स हैं, जनरेशन पे जनरेशन आए जा रही हैं बढ़िया फुटबॉलर्स की। स्पेन की जो लॉन्ग टर्म सुप्रीमेसी है उसको बेस किसने दिया है? कि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है जो कोचिंग करवाता है और टैलेंट को अच्छा ग्रो करवाता है। सही बात है, नर्चर मीन्स अच्छा ग्रो करवाता है। नेशन ने जब अचीव किया है वो बताता है कि इंस्टीट्यूशनल लगातार मेहनत कर रहा है, सिर्फ कुछ ही परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं, लगातार मेहनत हो रही है, वहां पे बहुत अच्छे कोचेज हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सब लोग ही दे रहे हैं। तो आंसर इज सी, बोथ बी एंड। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? रोड्री ने 790 पासेस कंप्लीट किए इस टूर्नामेंट में, उनको गोल्डन बॉल दिया गया, सही बात है। स्पेन ने लगातार प्रोग्रेस किया है बियॉन्ड द राउंड ऑफ 16 इन एवरी वर्ल्ड कप फॉलोइंग इट्स 2010 ट्रायम्फ, बिल्कुल उल्टा दे रखा है। 2010 की जीत के बाद वो राउंड 16 क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था, और यहाँ लिखा हुआ है कि वो प्रोग्रेस कर रहा था, राउंड 16 के को क्रॉस कर रहा था, नहीं। ऑथर को लगता है कि स्पेन जो है बहुत ही बढ़िया कंट्री है, इस बहुत ही बढ़िया कंट्री है, सबसे बेस्ट है फुटबॉलिंग, सबसे आगे है, फोरमोस्ट भी सबसे आगे है फुटबॉल में इस सेंचुरी में, बिल्कुल सही बात है। आंसर इज बी, बोथ ए एंड सी। जोवियल, ऑथर कुछ मजाक सा कर रहे हैं? नहीं, ऑथर तारीफ कर रहे हैं, हाँ ऑथर ने तारीफ करी है स्पेन की। बायस, ऑथर एक तरफा है? नहीं। आंसर इज ए, ओनली। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चले आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पर। उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, 7,000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया सेशन को एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर दे। कनाडा इंडिया डिफेंस कोलैबोरेशन फॉर अ सिक्योर। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और, जो मैंने आप लोगों को वोकैबुलरी के बारे में बताया, तो बहुत सारे बच्चों का कल की वाली वीडियो पे कमेंट आया था कि मम्मा हमें लास्ट 3 मंथ्स की द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब का कंबाइंड पीडीएफ दे दो। तो वो पीडीएफ आप लोगों को आज टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा। तो इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल है, एक कंटेंट निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल है, दोनों पे ही आपको आज के आज पीडीएफ शेयर हो जाएगा। लास्ट 3 मंथ्स का हिंदू एडिटोरियल का वो कैप का भी हो जाएगा, और लास्ट 6 मंथ्स का हिंदू एडिटोरियल का वो कैप का भी हो जाएगा, तो डोंट वरी। स्टार्ट करें? चलो, रेडी फॉर स्किमिंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट। तो कनाडा और इंडिया कोलैबोरेट कर रहे हैं सिक्योर फ्यूचर के। चलो, ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस। अभी जो ओवरऑल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं कोऑपरेशन की इन दोनों के बीच में। जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है अब उसमें ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं, सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, स्पेस बेस्ड वेपन्स यूज़ हो रहे हैं। इसके लिए कनाडा के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करें। इन्होंने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी है, नाटो के बेंचमार्क को क्रॉस कर गए हैं। दुनिया भर में चीज़ें चेंज हो रही हैं, कनाडा और इंडिया ने कदम उठाए हैं अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए। एडवाइजर्स अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बातचीत करने की बात करी। दोनों कंट्रीज ने मिलिट्री एंगेजमेंट भी बढ़ा दिया है। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन एक और चीज़ है। कनाडा एरोस्पेस रिसर्च में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, तो कनाडा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सारी टेक्नोलॉजीज में। क्रिटिकल मिनरल्स भी एक और एरिया है कोऑपरेशन, और कनाडा के पास बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं। तो कनाडा और इंडिया का जो MOU साइन हुआ है, इससे हम सप्लाई चेन्स अच्छी करेंगे, जिससे कि दोनों को ही सिक्योरिटी। पार्टनरशिप में एक हिस्ट्री भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कनाडा और इंडियन की जो लोग थे वो एक साथ लड़े थे, तो बहुत कोऑपरेट किया था हमने। डिफेंस टाइज हम अच्छे कर रहे हैं सारे कोलैबोरेशन से, तो दोनों कंट्रीज को ही फायदा होगा। हमने ऊपर ऊपर से पैसेज को पढ़ लिया है। कनाडा का जो फायदा है वो क्या है? कनाडा रिसर्च में बहुत आगे है ना, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज नहीं है। हाँ, कनाडा रिसर्च में, टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे है। आंसर इज सी। अगला, लॉजिक क्या है इस MOU के पीछे कि एक्सट्रैक्शन और एक्सपोर्ट हो डिफरेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मिनरल सप्लाई चेन बहुत अच्छी हो जाए जिससे कि सिक्योरिटी मिले। प्रिक्योरमेंट की बात नहीं हुई, नाटो अलाइंड कोई ऐसी बात नहीं हुई कि सप्लाई चेन को हमें स्ट्रांग बनाना है, हम किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहे, हम आपस में ही करते रहे, तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हो दोनों की। तो आंसर वॉज डी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे स्किमिंग वाले आर्टिकल में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पॉसिटी का मतलब क्या होता है? कमी, है ना, कमी कहाँ आई है ना। क्वेल इज किसी चीज को दबा देना। रैंकर मीन्स नाराजगी है। स्क्रूपुलस वो इंसान बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, केयरफुल है। राइट बहुत ही बोरिंग सा, ओवर यूज्ड है, कॉमन है। DEAC&B। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, आपने सब चीज़ों एक ही प्लान पे सब कुछ रिस्क कर दिया। रीड बिटवीन द लाइंस, आप जो नहीं लिखा हुआ है वही भी समझ पा रहे हो। सी आई टू आई, आप अग्री करते हो सामने वाले की बात से। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, किसी प्रॉब्लम को सामने से फेस कर रहे हो। थ्रो इन द टावल, आपने हार मान ली। CDEB&, स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें ही लिखें। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस मेमोरियल इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स, एवरीवन हैज टू राइट। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है याशिका गुप्ता। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी, ठीक है। अच्छा, पार्सिंग अभी हम एकदम लास्ट में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो जितने बच्चों ने अभी तक प्रोफेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज कर लेंगे। हमने क्लोज टेस्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। क्लोज टेस्ट करेंगे, पैराजम्बल करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, एरर डिटेक्शन करेंगे, फिलर्स करेंगे, वोकैबुलरी करेंगे। फिर सारी की सारी चीज़ें आपको करवाई जाती है। लाखों बच्चे परफेक्शन बैच को रेगुलरली अटेंड करते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि वो बच्चे आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेक श्योर करो कि एक अपनी लाइफ में एक सिद्धांत बना लो कि मुझे एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लास रोज़ करनी ही करनी। अगर आपने 2 से ढाई घंटे इंग्लिश को रोज़ दे दिए तो इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मेक श्योर करो कि आप आज के आज ही क्लासेस को ज्वाइन करो। 21 जुलाई आज आखिरी डेट है, आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। NB60 आपका कोड लग जाए। यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हो। येस ऑफिसर एप्लीकेशन में क्लास होती है, और आज 11 बजे आपकी क्लास। अगली बात, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लोगे। कोड आपका सफलता लगेगा, इसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए। अगर आपने ऑलरेडी रिकॉर्डेड लिया हुआ है, लाइफ में अपग्रेड करवाना चाहते हो क्योंकि बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही है, वो अपग्रेड करवा सकते हो, कोड आपका अपग्रेड लग जाएगा। जो बच्चे रिन्यू करवाना चाहते हैं वो रिन्यू भी करवा सकते, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे PDF मिल जाती है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लोगे। इन टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लो। आज आखिरी लास्ट 3 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स की भी वो क्या आपकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाए।
अब हम आ जाते हैं पार्सिंग पे। लेट्स डू द पार्सिंग नाउ। चलो, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओगे सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच। इंजीनियरिंग क्या है? नाउ इज वर्ब वाइटल एडजेक्टिव इन प्रपोजिशन। पोस्ट डिजास्टर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। रिकवरी नाउन। एज आपका कंजंक्शन हो गया यहाँ पे। इट प्रोनाउन फोकसेस वर्ब ऑन प्रपोजिशन। रीबिल्डिंग वर्ब डैमेज्ड एडजेक्टिव। इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन सच एज एक पूरा का पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज का रोल प्ले कर रहा है। रोड्स नाउन, ब्रिजेस नाउन एंड कंजंक्शन बिल्डिंग्स नाउन। तो सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच था। तो आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। मिलेंगे हम परफेक्शन बैच की क्लास में। क्लोज टेस्ट